चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज लास्ट क्लास है फ्रांस की क्रांति का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि रॉबस्पियर इतना आतंक का राज फैलाया फ्रांस में कि अंततः उसके अधिकारी ही उसको 1794 ईस्वी में गिलोटिन यानी फांसी पे चढ़ा देते हैं, और जिसके कारण से उग्र गणतंत्र खत्म होता है। उसके बाद पुनः उदार गणतंत्र की स्थापना होती है फ्रांस में, लिबरल डेमोक्रेसी का। और लिबरल लिबरल डेमोक्रेसी लाने वाले कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। तो इनकी कहानी भी आज हम लोग सुनेंगे। अब ये जो फ्रांस का जो उदार गणतंत्र आया, इस चरण में मध्यम वर्ग वर्ग का फिर से प्रभाव स्टार्ट हो गया, और एक सदनीय विधानमंडल था, उसको हटा के द्विसदनीय विधानमंडल किया गया। द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई। पहले क्या था? एक सदनीय विधानमंडल था, और ये द्विसदनीय विधानमंडल जो लाया, इसमें चूंकि लुई सोलह को फांसी चढ़ा दिया गया था, तो राजा तो था नहीं अब यहाँ पे। तो द्विसदनीय के साथ साथ ये अब अधिकार राजा के पास न होकर 5 डायरेक्टर व्यवस्था आया यहाँ, यानी डायरेक्टरी शासन, जिसमें 5 डायरेक्टर होते थे। 5 डायरेक्टर होते थे, और इस व्यवस्था को नाम दिया गया डायरेक्टरी शासन। यानी अब फ्रांस में जो है वो राजा शासन न करके यही 5 लोग अंतिम निर्णय लेते थे। इसी समय सेना का एक कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट उभर के आया। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट का काम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था क्या? इंग्लैंड की नौसेना, हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो इंग्लैंड में जो है नौसैनिक ताकत काफ़ी मजबूत थी। इसीलिए फ्रांस के 5 डायरेक्टर ने मिलकर वहाँ के जो सेना का जनरल था, जो नेपोलियन बोनापार्ट को बना दिया गया था, उनको समुद्री लुटेरों, यानी समुद्र में लुटेरे रहते थे, अधिकतर इंग्लैंड के ही थे, उनके साथ युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। तो बोनापार्ट ने कई बार लुटेरों को हराया, हालांकि कुछ युद्ध हारा भी, लेकिन अधिकतर बार इसने लुटेरों को हराया, जिससे इसकी ख्याति जो है वो फ्रांस में बढ़ती चली गई, और फिर यह 5 डायरेक्टरी में शामिल हो गया। कुछ दिन बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 5 डायरेक्टरी में शामिल हो गया। ये सेना का जनरल था। उसके बाद इसने 5 डायरेक्टरी में अपने आप को स्थापित किया, और 5 डायरेक्टरी में आते के साथ धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि 5 डायरेक्टरी को हटा के इसने इसमें 5 सदस्य को हटा के इसमें कितने सदस्य कर दिए? 4 सदस्य कर दिए, और खुद को इस डायरेक्टरी का क्या घोषित किया? हेड घोषित किया, यानी प्रधान घोषित किया। अब ये 4 सदस्य में जो थे, इसमें एक प्रधान काउंसिल काउंसिल होते थे, प्रधान काउंसिल, एक प्रधान काउंसिल होते थे, और 3 जो होते थे सहयोगी काउंसिल होते थे। 3 सहयोगी काउंसिल। तो अपने आप को इसने प्रधान घोषित किया, प्रधान हेड घोषित किया इस 4 डायरेक्टरी व्यवस्था में। इतना इसका वर्चस्व पड़ा, और धीरे 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 ये वोटिंग करवाया पूरे फ्रांस में, क्योंकि इसकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फ्रांस में। फ्रांस के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इसकी युद्ध नीति भी सही थी, इसका विजन भी बहुत दूरदर्शी था। इसीलिए इसने वहाँ वोटिंग करवाया, और वोटिंग करवाने के बाद 1799 आते आते 1799 आते आते इसने पूरे फ्रांस में अपना वर्चस्व बना लिया, और वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। लोगों ने खुशी खुशी नेपोलियन बोनापार्ट को हेड चुना, और 1804 आते आते इसने, 1799 में तो हेड बन ही गया फ्रांस का, 1804 आते आते इसने अपने आप को राजा घोषित किया, हेड घोषित किया फिर से। कहाँ? फ्रांस का। अब ये आया था डेमोक्रेसी लाने, और खुद को ही राजा घोषित कर रहा है। धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद देखेंगे कि स्टार्टिंग फेज जो है नेपोलियन बोनापार्ट का, वो बहुत अच्छा रहा है। फ्रांस में उसने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि पूरे फ्रांस में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। हालांकि इसने
बहुत सारे काम किए हैं। राजा बनते ही इसका प्रभाव पूरे यूरोप में बढ़ने लगा, क्योंकि ये जो है फ्रांस में बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहा था। अब क्या काम कर रहा था उसको भी देखते हैं। अन्य देश के लोग भी सोचने लगे कि राजा हो तो बोनापार्ट जैसा, क्योंकि इसने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। कहाँ आर्थिक सुधार किए? तो फ्रांस में आर्थिक सुधार किए। बोनापार्ट यूरोप के अधिकांश देशों को जीतकर उन देशों पर प्रभाव जमाया बाद में। क्यों जमाया? क्योंकि इसके आर्थिक सुधार को देखते हुए अन्य देश सोचते थे कि इसे भी हमारे देश में आना चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी आर्थिक सुधार हो। जैसे इसने सभी तरह के कर, टैक्स को माफ़ कर दिया, तो निम्न वर्गीय लोग खुश होंगे। इसने जितना भी टाइथ टाइथ नामक कर था, ये सब को समाप्त कर दिया फ्रांस से। इसके बाद इसने सड़क और रेल का जाल बिछाया। सड़क प्लस रेल का जाल बिछाया पूरे फ्रांस में। इस ये काम ये इसने किया। 1806 में, जैसे ही 1804 में ये बना, उसके 2 साल बाद 1806 में इसने बैंक ऑफ फ्रांस बनाया। एक बैंक की स्थापना किया जिसका नाम रखा बैंक ऑफ फ्रांस। तो इसने बैंक बनवाया फ्रांस में। इसने लोगों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए कहा। स्वदेशी वस्तु। अब बताइए, ये सारा काम कर रहा था जिसके कारण से इसको लोग पसंद करने लगे। और इसको लोग इस तरह से भी पसंद कर रहे थे कि दूसरे देश के लोग भी इसको अपने यहाँ आमंत्रित करते थे कि हमारे यहाँ का राजा जो है वो बहुत निरंकुश हो गया है, आप यहाँ भी ठीक कीजिए और अपने तरह का शासन व्यवस्था हमारे यहाँ भी लाइए। और इसने मेन मुद्दा जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ने समानता के मुद्दे को मतलब इक्वलिटी के मुद्दे को इसने राष्ट्रीयता और सैन्य मुद्दा बनाया। राष्ट्रीयता एंड सैन्य मुद्दा बनाया, मतलब समानता, इक्वलिटी के लिए इसने नेशनलिज्म और सैन्य मुद्दा बनाया। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि एक वर्ड ये देता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया अपने ही क्षेत्र, अपने लोगों के बारे में सोचना। वाद का अर्थ ही होता है सोचना। तो राष्ट्रवाद आएगा तो राष्ट्र के बारे में सोचना, समाजवाद आएगा तो अपने समाज के बारे में सोचना। तो इसने एक टर्म दिया राष्ट्रवाद, जो आगे चल के बहुत पॉपुलर हुआ और हर एक देश राष्ट्रवाद को अपनाने लगे, मतलब अपने देश से प्यार करना। इसके बहुत सारे काम थे। इसने अलग अलग तरह का कानून बनाया जिसको नेपोलियन कोड कहा गया। फिर इसके बाद इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लाया। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन कैसा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था और ये कोर्सिका द्वीप पे जन्म लिया था। देखिए, जन्म स्थल पूछा जाता है, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, तो जन्म स्थल आपसे पूछा जाएगा। हिटलर का जन्म स्थल पूछा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का आप याद रखिए कि 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप यानी फ्रांस में ही इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। और इसके पिता का नाम जो था वो कार्लो बोनापार्ट था और इनकी माता जो थी वो लिटिसिया बोनापार्ट बन गई आगे। लिटिसिया रामोलिनो नाम था इनकी, और इनकी पत्नी का नाम जोसेफिन था। जोसेफिन। बाद में इनकी एक और पत्नी आई जिनका नाम था मेरी लुइस। अब देखिए, इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो फ्रांस के अधीन कोर्सिका द्वीप में ही हुआ। बचपन से ये पढ़ाई में और गणित में बहुत ज़्यादा तेज थे। 9 साल की उम्र में ये फ्रांस भेजे गए ताकि वहाँ सैन्य शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और फ्रांस में इन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये सेना की तरफ गए और तेजी से उसमें आगे की ओर बढ़े। 1785 में 16 साल की उम्र में ही मात्र इन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया। 1785 में 16 साल की उम्र में ही इनको लेफ्टिनेंट बनाया गया था। और 1789 आते आते वहाँ के जो राजा थे लुई 16वां, उन्होंने रिपब्लिकन सेना का लेफ्टिनेंट इनको बनाया। 1793 में टुलान शहर में अंग्रेजों पर विजय के बाद इनकी पहचान बनी। मतलब इंग्लैंड को जीतना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो 1793 में टुलान शहर में अंग्रेजों पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था एक युद्ध में।
जिसके बाद इनको सेना का जनरल बना दिया गया था। और जैसे-जैसे जनरल बने उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि जैसे ही इनको जनरल बनाया गया, उसके बाद ये 5 डायरेक्टरी व्यवस्था में धीरे-धीरे आने लगे और 5 डायरेक्टरी व्यवस्था में आके इन्होंने 5 डायरेक्टरी व्यवस्था के स्ट्रक्चर को ही चेंज किया और उसको 4 डायरेक्टरी व्यवस्था में बदला। जिसके बाद अपने आप को इन्होंने प्रधान काउंसिल घोषित किया और 3 को सहयोगी काउंसिल। इसके बाद उन्होंने फ्रांस में जनमत संग्रह के द्वारा अपने आप को वहाँ का हेड बना लिया। तो ये 5 डायरेक्टरी व्यवस्था तो देख रहे हैं, 5 डायरेक्टरी व्यवस्था को क्या कर दिए वो 4 में बदल दिए और 4 में से 1 क्या हो गए हेड और बाकी 3 क्या हो गए हेल्पर। बाद में ये सब व्यवस्था को हटा के ये इकलौता हेड बन जाते हैं। कहाँ के हेड बन जाते हैं? तो ये इकलौता हेड बन जाते हैं फ्रांस के। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोर्सिका द्वीप, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोर्सिका द्वीप। ये कोर्सिका द्वीप जो है ये यहाँ पे इसका एक और नाम है अजासियो, इसको भी याद रखिएगा। अजासियो द्वीप कोर्सिका द्वीप को ही बोला जाता है और इसने स्वयं को राजा कब घोषित किया? तो 1804 में। खुद को राजा घोषित कब किए थे ये? एक हेड बने 1804 में। अब 1804 में हेड बनने के साथ ये अलग अलग काम करना स्टार्ट किया। अब देखिए बैंक ऑफ फ्रांस 1804 में बने, 2 साल बाद इन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस बनाया। बैंक ऑफ फ्रांस के बाद इन्होंने बहुत सारा युद्ध लड़ा और उसके बाद संधियाँ हुई। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो युद्ध था ये इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जिसको हम लिखे हैं, तो आप लोग देखिएगा इसको। ऑस्टरलिच का युद्ध लड़ा 1805 में। रूस और ऑस्ट्रिया का संयुक्त सेना था और ये फ्रांस अकेले इसको लड़ रहा था और इसमें फ्रांस जो है वो जीतता है। फ्रांस की क्या होती है? जीत होती है और ये युद्ध जो है वो प्रेसबर्ग की संधि से रुक जाता है। यानी ऑस्टरलिच के युद्ध में फ्रांस ने रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा रूस के साथ एक संधि होती है 1805 में ही, जिसको प्रेसबर्ग की संधि कहते हैं। इसके बाद इन्होंने 1805 में ही एक और युद्ध लड़ा जिसका नाम था ट्रैफलर का युद्ध। ये ट्रैफलर का जो युद्ध था इसमें इंग्लैंड से ये हार गए और इंग्लैंड से हार गए 1805 के ट्रैफलर के युद्ध में। 1807 में पुनः फ्रीडलैंड के साथ एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में रूस के साथ टिस्लिस की संधि हुई। यहाँ पे क्या हुआ? फ्रांस हारा। फिर पुनः फ्रांस यहाँ क्या होता है? जीतता है। और 1807 में फ्रीडलैंड के युद्ध के बाद रूस के साथ फिर से, यहाँ पे भी रूस के साथ ही हुआ था, कौन सा? प्रेसबर्ग की संधि। और 1807 में भी रूस के साथ ही एक संधि होती है जिसको टिस्लिस की संधि बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे 1812 में। 1812 में क्या होता है? मॉस्को अभियान किया जाता है। कौन सा अभियान होता है? मॉस्को अभियान, यानी रूस में। मॉस्को अभियान के तहत ये रूस के अंदर घुसते हैं। अब ये कहानी क्या थी? कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का। कि इंग्लैंड को आर्थिक पंगु, इंग्लैंड जो है उसको आर्थिक पंगु बनाने के लिए हम लोग इसको महाद्वीपीय विस्थापन में समझेंगे। तो 1805 में इसने 1812 में इसने मॉस्को अभियान चालू किया। 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट युद्ध था क्योंकि यहीं से इसका पतन स्टार्ट हो जाता है। लिपजिंग 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ जिसमें बोनापार्ट हारता है और जैसे ही ये हारता है इसको सेंट एलवा द्वीप पे भेज दिया जाता है। एलवा द्वीप पे भेज दिया जाता है, लेकिन ये क्या करता है कि वहां से पुनः पुनः भाग जाता है और फिर से फ्रांस में ये राजा बनता है। लेकिन इसके बाद 18 जून 1815 को इसकी युद्ध फिर से होती है। किसके साथ होती है इसकी युद्ध? तो ऑस्ट्रिया के साथ होती है। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ये सब मिल के, जो जो उसमें राजतंत्र थे वो सारे लोग मिलते हैं और साथ में 1815 में युद्ध होता है जिसका नाम था वाटरलू का युद्ध। इसका नाम था वाटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटरलू का युद्ध। ये नेपोलियन बोनापार्ट का लास्ट युद्ध माना जाता है और इसके बाद इसको इंग्लैंड के कैद में कहाँ भेज दिया जाता है? हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना
द्वीप पे भेज दिया जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। और ये इंग्लैंड के कैद में ही माना जाता है कि 1821 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद नेपोलियन साम्राज्यवाद का अंत हो जाता है। 1815 में गया वहाँ, 1821 आते आते इसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं कि बोनापार्ट का कानूनी संहिता, बोनापार्ट नेपोलियन कोड में क्या कहा था। तो ये अपना एक संहिता, कानून, नियम बनाया था। इसके नियम जो थे वो थे कि किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सब समान रहेंगे। विशेषाधिकार, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सब लोग क्या है, समान है। और इसने सामंत, सामंत मतलब आप समझ जाइए कि जो अमीर लोग हैं, सामंतों को कोई शक्ति नहीं दी। सामंतों की शक्ति क्या कर ली गई, छीन ली गई। और सीधे शक्ति कहाँ आ गया, तो राजा के पास आ गया। यानी हेड कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उनके पास आ गया। इन्होंने बुर्जुआ वर्ग, देखिए एक नाम, एक वर्ड आएगा बुर्जुआ वर्ग, 10वां क्लास का हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये वर्ड आएगा। बुर्जुआ वर्ग मतलब आप समझ जाइए मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। अब आप वर्ग से समझिए, वर्ग दो प्रकार के होते हैं वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग और एक होता है उच्च वर्ग। और बीच में जो होता है पेंडुलम जैसा, इसी को हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं, मध्यम वर्ग। इसमें निम्न वर्ग के लोग भी शामिल होंगे और कभी कभी उच्च वर्ग के लोग भी शामिल होंगे। तो बुर्जुआ वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग में आते थे। और मध्यम वर्ग के हित में ही कानून बनना स्टार्ट हो गया। इनके हित, जो भी कानून बनेगा वो किनके हित में होगा, तो बुर्जुआ वर्ग के हित में होगा। लेकिन इसने कुछ गलत काम भी किए। गलत काम क्या कह सकते हैं, इसने महिलाओं को पुरुष के अधीन रखा। इसके कोड में था कि महिला का काम है घर में रहना। महिला को किसके अधीन रखा, पुरुष के अधीन। महिलाएं कहाँ रहेंगी, तो पुरुष के अधीन रहेंगी। और श्रमिकों को कोई शक्ति नहीं दिया। श्रमिकों के पास भी कुछ बोलने की शक्ति नहीं है, आपको जो काम मिला है आप वही काम कीजिए और कुछ नहीं। तो ये इसका कोड था, नेपोलियन कोड इसी को बोला जाता है। उसकी कानूनी संहिता जो थी, किसी को विशेष अधिकार नहीं, सामंतों को कोई शक्ति नहीं दिया जाएगा, बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग के हित में ही कोई भी कानून बनेगा। और महिला पुरुष मतलब महिला जो है वो पुरुष के अधीन रहेंगी, महिलाओं को उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया गया। और श्रमिकों की कोई शक्ति नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का महाद्वीपीय व्यवस्था ये क्या था। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इंग्लैंड, इंग्लैंड को आर्थिक पंगु बनाने के लिए, इंग्लैंड को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इसकी युद्ध हमेशा इंग्लैंड के साथ होती थी और इंग्लैंड की नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसके कारण से हमेशा हार देखना पड़ता था। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि इंग्लैंड को आर्थिक पंगु बनाने के लिए आपने जितने भी उसके जीते हुए देश थे, धीरे 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 करके यूरोप के 80% देशों में फ्रांस का अधिकार हो गया था। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हो गया था। तो इसने अपने जितने भी जीते हुए देश थे वहाँ के लोगों से बोला कि कोई भी आदमी इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा। बोनापार्ट बोनापार्ट के बोलने के बाद भी बोनापार्ट ने बोला कि इंग्लैंड के साथ कोई भी व्यापार नहीं होना चाहिए, किसी का, किसी भी देश का जो हमारा अंडर में है। लेकिन स्पेन, स्पेन एक ऐसा देश था कि नेपोलियन बोनापार्ट के बोलने के बाद भी ये किसके साथ, इंग्लैंड के साथ अपना व्यापार स्टार्ट रखा, जिसकी वजह से बोनापार्ट ने इस पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और अटैक करके स्पेन को हराया। तो इस युद्ध का नाम था बेलन का युद्ध, बेलन का युद्ध। यानी बेलन के युद्ध के दौरान फ्रांस जो है स्पेन पे आक्रमण करता है और स्पेन को हरा देता है। तथा अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा घोषित करता है, शासक घोषित करता है। उधर स्पेन जो है तो स्पेन के साथ तो इंग्लैंड का ये मार्केटिंग खत्म हो गया, अब वहाँ से नहीं मार्केटिंग कर सकता है पूरे यूरोप में। तो इंग्लैंड जो है अब रूस के सहारे मदद करना स्टार्ट किया, यानी रसिया के सहारे अपना व्यापार स्थापित किया। स्पेन पे आ गया जोसेफ बोनापार्ट, जिसकी वजह से इंग्लैंड रूस के साथ अपना
व्यापार स्टार्ट करता है। लेकिन ये देखते ही बोनापार्ट जो है अपनी सेना लेकर रूस अभियान पे निकल जाता है। अब इतना सुनते ही बोनापार्ट बोनापार्ट अपने सैनिकों के साथ किस पे अटैक कर देता है? रूस पे अटैक कर देता है। अब बोनापार्ट का सारा ध्यान ध्यान कहाँ चला गया? रूस पे चला गया। उधर इंग्लैंड जो है स्पेन की तरफ से लड़के जोसेफ बोनापार्ट को वहां से हटा देता है, और जोसेफ बोनापार्ट को हटा के स्पेन पे फिर इंग्लैंड का ही कब्जा हो जाता है। और इधर बोनापार्ट जो है वो रसिया मॉस्को अभियान पे निकला। मॉस्को अभियान अभी हम लोग पढ़े थे। मॉस्को अभियान कब हुआ था? तो 1812 ईस्वी में। अभी हम लोग ऊपर देखे कि 1812 ईस्वी में मॉस्को अभियान क्या था, यानी मॉस्को पे अटैक कर दिया। अब मॉस्को अभियान पे रूस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम, उस समय रूस के जो राजा थे वो थे अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम। अब इनके पास सैन्य शक्ति फ्रांस की तरह नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत शक्तिशाली और विजनरी राजा था, तो उतना ज़्यादा इनके पास सैनिक नहीं थे। तो ये लोग क्या करने लगे कि ये लोग अलग तरीके से लड़ने लगे। मास अभियान में रूस के राजा जो अलेक्जेंडर प्रथम थे, उन्होंने अपने ही देश में बसे गांव और फसलों को आग लगा दिया। कहा कि आप लोग इधर से हटते जाइए, सभी लोगों को अंदर करते गया फ्रांस में, और उधर के खेत जो बच रहे थे और उधर का जो घर था उसमें आग लगवाते गए, और धीरे धीरे ये लोग मॉस्को पहुंच रहे थे। धीरे धीरे ये लोग मॉस्को पहुंच रहे थे, और इनके रूस में बहुत अंदर में एक साइबेरियन प्रांत था। तो ये लोग पूरे रूस को छोड़ के ये लोग साइबेरिया में आ गए, जो कि ठंडा प्रदेश था। जिसकी वजह इसके ये करने का मेन पर्पस था वहाँ के अलेक्जेंडर प्रथम का, कि अगर सैनिक इधर आ रहा है तो हमारा हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, तो वो लोग जो सैनिक आएंगे वो लोग इतने डिस्टेंस के अंदर क्रॉस कर जाएंगे और हमारे पास अनाज रहेगा नहीं, तो वो लोग भूखे और महामारी से खुद मरने लगेंगे फ्रांस के सैनिक। तो हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग भागेंगे, हम लोग बचेंगे, और साइबेरियन प्रांत पे चला गया। अब बोनापार्ट की सेना जो है सही में सच में महामारी और भूख से मरने लगी। जिसके बाद पुनः फ्रांस आ गया। जिसके बाद रूस में आधा दूर गए ही थे कि महामारी फैलने लगा और खुद ही मरने लगे भूख से। तो ये लोग अपने सैनिकों को लेके बाहर आ गए। बाद में 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ, जिसपे बोनापार्ट की हार हुई और इसे इटली के एल्बा द्वीप पे भेजा गया था। यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़े थे। बोनापार्ट चालाकी से 1813 में फिर से आ जाता है। लेकिन 1813 में आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे, 1813 में लिपजिंग के युद्ध के बाद एल्बा द्वीप से फिर से भाग जाता है, और धीरे धीरे इसके हाथ से सारे देश छूटने लगे। और जैसे ही ये फिर फ्रांस में आता है, तो 1815 में रूस, इंग्लैंड और वाटरलू का युद्ध होता है। तो इधर से कौन रहता है? रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया के शासक कौन कौन थे? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया। ये तीनों लोग मिलकर फ्रांस पे अटैक करते हैं, और फ्रांस पे अटैक करके वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है, और उसको सेंट हेलेना द्वीप भेजा जाता है, और अंततः 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग जब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जो पूरा जीवन देखते हैं, तो इसके बारे में अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल शासक था और महान रणनीतिकार भी था, जिसने फ्रांस से अराजकता को तो निकाला और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। इसीलिए इसके फॉलोवर यूरोप में बहुत ज़्यादा थे, और सब लोग फ्रांस की तरह बनना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या हो गया? तानाशाह हो गया, और युद्ध प्रिय और घमंडी होने के कारण धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। और इसमें क्या क्या निगेटिव पहलू थे? तो ये तानाशाह प्रवृत्ति का था, मतलब डिक्टेटरशिप था इसमें, क्योंकि इसने लोकतंत्र की तो बात की, लेकिन फ्रांस में खुद ही अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसने संसद और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी। कोई प्रेस इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। इसका जो आक्रामक विस्तारवादी नीति था, इसकी चाह थी कि हम पूरे यूरोप में राज करें। इसने युद्ध में लाखों लोगों को जान लिया और कई देशों को तबाह किया, और थोड़ा सा आत्ममुग्ध व्यक्ति था। अपनी शक्ति और जीतों पर बहुत ज़्यादा घमंड था। और इसमें हम लोग देखे थे कि ये स्त्री स्वतंत्रता का विरोध करता था। नेपोलियन कोड में हम लोग देखे
कि इसने महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने को बोला। हालाँकि इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। कैसा नेता था? सशक्त और विज़नरी नेता था। जो भी काम करता था, पूरा करता था उसको। और भी इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका जो नियम था न्यायिक सुधार, ये लीगल रिफॉर्मर बहुत अच्छा था। नेपोलियन कोड बनाया था। नेपोलियन कोड में ही लिखा था कि एक नया और आधुनिक कानून जो समानता और संपत्ति के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे। जबकि आज भी हम लोग देखते हैं तो इस कानून को आज भी कई देश अपने आप देश में लगाए हुए हैं। प्रशासनिक सुधार में बहुत अच्छा काम किया। टैक्सेस प्रणाली को खत्म किया, जिसके कारण से भ्रष्टाचार और अफसरों की जवाबदेही कम हुई। शिक्षा और आधुनिकता का समर्थन किया, सबसे बड़ी चीज़ है ये। स्कूल, कॉलेज, सैन्य अकादमियों की स्थापना भी की थी ये। तो ये सारा काम करता था, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये था कि इसकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी। कुछ देशों को जीतने के बाद अब ये युद्ध ज़्यादा करने लगा और दूसरे देश को अपने आप ज़बरदस्ती हथियाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसका अंत हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि महिलाएं और फ्रांसीसी क्रांति, मतलब पूरे फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का क्या हाल था। तो हम लोग जानते हैं कि कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट की धनी महिलाएं, यानी फर्स्ट स्टेट रहे, चाहे सेकंड स्टेट रहे, चाहे थर्ड स्टेट। अब ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेट जो है, पहला स्टेट में पादरी है, दूसरा स्टेट में कुलीन है और तीसरा स्टेट में अन्य लोग हैं, तो तीसरे स्टेट में भी कुछ धनी लोग होंगे। तो इन तीनों में से जिसमें भी धनी महिलाएं थी, धनी महिलाएं, इनको शिक्षा ग्रहण की अनुमति थी। ये लोग शिक्षा ले सकती थे। लेकिन गरीब जो थे, निम्न वर्गीय में ही गरीब होंगे, तो गरीब लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाकी महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती हैं, लेकिन धनी महिलाएं शिक्षित हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि वोट डालने का अधिकार इनके पास नहीं था। किनके पास? फ्रांस में। फ्रांस में वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब ये इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल पहले, यानी 1946 में वोट डालने का अधिकार दिया गया। किनको दिया गया? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया 1946 में। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? तो 1946 में। इसके बाद वोट डालने का अधिकार नहीं था। और एक महिलाओं के लिए क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूस रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन। एक क्लब बना था महिलाओं के हक के लिए, और इस क्लब में पुरुष की तरह महिला को भी हक मिले। पुरुष की तरह महिला को भी हक मिले, इसलिए इस क्लब में महिलाएं शामिल होती थी। और इसकी जो हेड थी, उनका नाम था 1791। याद कीजिए 1791 में किसका शासन था? रॉबespierre का। और इसी में एक महिला थी, ओलंप दे गूज। ओलंप द गूज, रॉबespierre इस समय था। और इसने महिला ने महिला एवं नागरिक अधिकार के लिए एक पत्र जारी किया, और इसी समय जैकोबियन दल की स्थापना हो चुकी थी। रॉबespierre ने 1793 में इस महिला को क्या चढ़ा दिया? गिलोटिन, यानी फांसी चढ़ा दिया। जब नेपोलियन शासक बना तो इसे नेपोलियन कोड में लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह का व्यवस्था था। मतलब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1946 में वहां मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं दास प्रथा और फ्रांसीसी क्रांति। दास प्रथा कैसा था और फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? हम लोग जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में दासों के लिए मुख्य केंद्र क्या था? लिस्बन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर दास प्रथा को खत्म करना है, दास प्रथा मतलब क्या हो गया? गुलाम। अगर आपको गुलाम खरीदना, कैसे बाजार में सब सब्जी मार्केट में जाते हैं खरीदने, उसी प्रकार से लिस्बन एक शहर था, वो गुलामों के लिए एक हब था। मतलब वहाँ दास खरीदे जाते थे, इसका मार्केटिंग वहाँ होता था। सबसे बड़ा मार्केट कहाँ था 17वीं शताब्दी में? लिस्बन में। फ्रांस भी दासों को खरीद के कैरेबियन द्वीप पे लेके जाते थे। फ्रांस दासों को खरीदते थे और उनको कैरेबियन द्वीप पे लेके जाते थे और उनसे काम करवाते थे, यानी कपास, नील और तंबाकू।
यानी तीनों की खेती होती थी। कहाँ? तो कैरेबियन द्वीप पे, कैरेबियन द्वीप पे, कैरेबियन द्वीप पे इन तीनों की खेती करवाई जाती थी। लिस्बन से किनको लाया जाता था? लिस्बन से दासों को लाया जाता था और इनसे ज़बरदस्ती यहाँ पे खेती करवाई जाती थी। अब फ्रांस में दो इंपॉर्टेंट यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तीनों में दास व्यापार चल रहा था। मतलब यूरोप में अफ्रीका, यानी यूरोप जो है, आप वर्ल्ड मैप पे देखे होंगे, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और उत्तरी अमेरिका, तीनों तरफ व्यापार चल रहा था। फ्रांस में दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे। फ्रांस के दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह का नाम याद रखिए। एक का नाम था बोर्दे, बोर्दे बंदरगाह, और एक का नाम था नान्ते बंदरगाह। तो बोर्दे बंदरगाह और नान्ते बंदरगाह, दास व्यापार के कारण ये दोनों बंदरगाह जो है वो शहर का रूप ले लिया। यानी ये दोनों अभी के मामले में फ्रांस के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं। और 1791 में बना एक संविधान, जानते हैं कि स्टार्टिंग फेज में जब 1791 में ये लोग क्या बनाए थे? संविधान बना के तैयार कर लिए थे, जिसमें राजा भी था। तो 1791 में जो संविधान बना, इसमें दास को रखने की अनुमति मिली थी कि आप दास रख सकते हैं। लेकिन 1804 जब आया, 1804 में कौन बना राजा? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बना राजा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि नहीं, सभी को दास नहीं रख सकते, लेकिन नीग्रो जनजाति के लोग हैं, अफ्रीका में रहते थे नीग्रो जनजाति, तो आप दास में सिर्फ नीग्रो जनजाति के लोग को ही रख सकते हैं। लेकिन 1848 आते आते, 1848 आते आते फ्रांस से दास प्रथा जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रांस से दासों को कब खत्म किया गया, दास प्रथा खत्म कब किया गया? तो 1848, 1848। और हम लोग एक और चीज़ देखें इंपॉर्टेंट, कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? तो 1946, यानी भारत की स्वतंत्रता से एक साल पहले। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं, रोजाना की जिंदगी और फ्रांस की क्रांति, मतलब रोजाना की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला बात तो कि सेंसरशिप खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी आप प्रेस रिलीज कर रहे हैं तो उसका पहले सरकार का कोई अधिकारी उसको पढ़ेगा, देखेगा कि अगर सरकार के खिलाफ है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो सरकार के बाद में अच्छा बात लिखा हुआ है तो उसको आगे किया जाएगा। सेंसरशिप यह था। तो इसकी सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। उसके बाद किताब अखबार छापने की स्वतंत्रता मिला, यानी आप किताब छाप सकते हैं, अखबार छाप सकते हैं। तो किताब अखबार छापने का स्वतंत्रता मिला। नाटक करने की अनुमति मिली, आप नाटक भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग पूरे फ्रांस की क्रांति को आज खत्म कर दिए। पूरा फ्रांस की क्रांति पढ़े हम लोग। दो निरंकुश शासक को देखे, एक रॉबेस्पियर था जो फ्रांस तक ही सीमित था, लेकिन एक हम लोग देखे नेपोलियन बोनापार्ट को, कि वो कैसे गणतंत्र की व्यवस्था लाते लाते खुद ही एक डिक्टेटर बन गया। और इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ी कि इसने पूरे यूरोप पे अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके का युद्ध लड़ा। बाद में इसकी हार होती है और ये सेंट हेलेना द्वीप पे मृत्यु हो जाती है इसके 1821 में। तो इसके इसने जो जो इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े हैं ये सब आप एक जगह कंपाइल कीजिए और उसको याद कीजिएगा। आशा करते हैं आपको फ्रांस की क्रांति पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो जहां वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, वहां के क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करेंगे और उसको अगले वीडियो में पूरा देखेंगे। अब आप लोग से फ्रांस की क्रांति से बहुत सारा क्वेश्चन, क्या 100% क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप तीनों वीडियो अच्छे से देख पाए होंगे, हल्का नोट्स बनाए होंगे आप, तो आपसे फ्रांस की क्रांति से आया हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।